उसके बाद में इसमें बहुत सारे वायरस को ग्रो किया हुआ है, लिखा हुआ है साफ साफ। हेलो एवरीवन, हॉरिजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, आज हम नॉन सेलुलर और लाइफ फॉर्म्स की बात करेंगे। नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती है जिसमें सेल नहीं होता है, लेकिन अब चूंकि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें एनिमल किंगडम के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो जैसे कि अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो ये सारे के सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है ये ऑर्गेनिज्म अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड को अचीव करेंगे। कोई होलोजोइक करेगा, मतलब किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म को ईटिंग के थ्रू अपना फूड बनाता रहा होगा। ऐसे ही सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स जैसे कि होते हैं, या पैरासिटिक मोड से या सिम्बायोटिक मोड से कोई ना कोई न्यूट्रिशन करते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं एनिमल्स की। अगर हम बात करें तो ये एनिमल्स जितने भी होते हैं, तो एनिमल्स में हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और इनका यूकैरियोटिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। आपने मोस्टली एनिमल्स को मल्टी सेलुलर फॉर्म से देखा हुआ होता है। यूनिसेलुलर एनिमल्स को हमने प्रोटोजोआ में, जो कि प्रोटिस्टा में आता है, हमने पहले ही इंक्लूड कर लिया था, डिस्कस किया था। और अभी हम बात करते हैं कि एनिमल किंगडम अगर होगा तो इसमें ऑब्वियसली सेल वॉल नहीं होगी, क्योंकि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती है। आगे है कि ये प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से देखो। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो होता है होलोजोइक होता है। जब भी किसी का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा होता है, ईटिंग कर रहा होता है, प्रीडेटिंग कर रहा होता है, मतलब प्रीडेटर है ना। इसमें जनरली इंजेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को इंजेस्ट किया जाता है, फूड को निगला जाता है या अपने अंदर खा लिया जाता है। द डाइजेस्टर फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसमें इंटरनल कैविटी में एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, है ना। और स्टोर करते हैं फूड मटेरियल्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में या तो फैट की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे स्टार्च देखने को नहीं मिल रहा है। प्लांट में क्या होता है कि फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, बट एनिमल्स में यहाँ पे ग्लाइकोजन और फैट की तरह एब्जॉर्ब होगा। वैसे तो एनिमल किंगडम 4th चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो आप 4th चैप्टर जो कि एनिमल किंगडम है, आप उसमें इंक्लूड करके भी जूलॉजी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। हम बॉटनी कवर करेंगे तो हम एनिमल किंगडम को तो इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बट इसका इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर में है। फिर आगे हम देख पाते हैं कि दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न। तो इसमें एक डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एग अगर होता है, जाइगोट जब बन रहा होता है, तो कई स्टेजेस में वो फिर जाता है, जैसे जुवेनाइल फेज होती है ऐसे करके। और एनिमल्स में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका तो और भी कई तरीके से, एग है, लार्वा है, प्यूपा है, और देन वो फिर इंसेक्ट्स की तरह डेवलप होते हैं। तो एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। एनिमल्स में एक डेफिनिट ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें अगर हम देखें कि हायर फॉर्म्स जो भी एनिमल्स की होती हैं, उनमें आपको इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इलेबोरेट का मतलब होता है काफी ज्यादा नेटवर्क वाला या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल का भी हो सकता है। सेंसरी, जैसे कि हमने लिविंग बर्ड में पढ़ा था, ऑल लाइफ फॉर्म्स हैव टू सेंस एबिलिटी। तो सेंस की एबिलिटी यहां पे सेंसरी, या फिर जिसको हम कहते हैं न्यूरोमोटर न्यूरॉन्स मैकेनिज्म। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का मतलब है कि ब्रेन और ब्रेन से रिस्पॉन्स होने वाला, रिस्पॉन्स जब भी ब्रेन करेगा किसी ना किसी मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्स करेगा, तो ये न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इसमें काफी एलेबोरेट मैकेनिज्म होती है एनिमल्स के केस में। आप देखते हो कि हमारा बॉडी किसी भी चीज को सेंस करता है और फिर अच्छे खासे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। तो आप कह सकते हो मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन कर पाते हैं, लोकोमोट कर पाते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अनडाउटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेन तरीके से होता है। और इसमें कपुलेशन इन्वॉल्व रहता है। कपुलेशन का मतलब होता है मेल एनिमल फीमेल एनिमल के बीच में मेटिंग होती है और उनके सेक्स ऑर्गन एक दूसरे के अंदर ज्वाइन होते हैं, और इस तरीके से कपुलेशन परफॉर्म होता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स में कपुलेशन ऐसा होता है जो मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, उसमें कपुलेशन नहीं होगा। तो ये थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम में आपको कपुलेशन मेल और फीमेल के बीच में देखने को मिलेगा। और कपुलेशन होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बन जाता है,
उसके बाद में इसमें द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कपुलेशन होगा, और कपुलेशन के बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मतलब जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और फिर एम्ब्रियो से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होगा तो ऑर्गन्स बनेंगे। इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है डेवलपमेंट का, वो हमने पहले भी देख लिया था कि इनके पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, वो फॉलो होता है। सेलियन फीचर का मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसको वेरियस फाइला में डिवाइड किया गया है, और वो हमने पहले ही बात कर लिया था टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में, द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, कि यहाँ पे एनिमल किंगडम को हमेशा फाइला में डिवाइड किया जाता है। बाकी सारे किंगडम्स को, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, मोनेरा हो या फिर फंजाई हो, उसको हम डिविजन्स में, मोस्टली डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये चैप्टर नंबर 4 में आपको इसको डिटेल में डिस्कस करने को मिलेगा। तो जब भी चैप्टर नंबर 4 को आप डिस्कस करेंगे जूलॉजी में, तो आपको ये वाले पॉइंट्स पहले से ही पढ़ के जाने हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप कहोगे कि ये चैप्टर नंबर 2 में एनिमल किंगडम का जो इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं? डेफिनेटली इसमें नीट में क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एक बार नीट में या फिर किसी भी मॉक टेस्ट में बहुत आसानी से देखने को मिलेगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें ये एलैबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म होती है, इसमें न्यूरोमोटर, एलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर रिस्पॉन्स जो है, ये इस पे एक बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ध्यान रखना। और इसमें डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली मिल सकते हैं। हो सकता है नीट का इस बार पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो रहा हो, तो उस बात को भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, फिर हम बात कर रहे थे नॉन सेलर्स की बात करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि हम नॉन सेलर्स की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अब हम जब ऑल लाइफ फॉर्म्स, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स की जब बात करते हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स, सारे के सारे फॉर्म्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, उनको मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक तो पार्ट हो जाता है नॉन सेलुलर्स का। नॉन सेलुलर्स का मतलब होता है, इन्हें हम ए सेलुलर भी कहते हैं, असेलुलर। असेलुलर का मतलब होता है ये वो फॉर्म्स है जिसमें सेल की प्रेजेंस नहीं होती। कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म्स होती हैं जिनको हम सेलुलर लाइफ फॉर्म्स कह सकते हैं, या जिनकी बॉडी में सेल से मिलकर बनती है। ये जो सेलुलर लाइफ फॉर्म है, ये हो सकती है प्रोकैरियोटिक, पूरी तरीके से प्रोकैरियोटिक हो सकती है। और आप तो जानते हो प्रोकैरियोटिक में हमारा एक किंगडम आता है जिसको मोनेरा, तो हमने इसको पढ़ लिया है। मोनेरा किंगडम में आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब हमने पढ़ा है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, मतलब मोनेरा किंगडम में। फिर एक दूसरा डिवीजन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उन यूकैरियोटिक में 2 केस हो सकते हैं कि भैया वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। तो यूकैरियोटिक अगर यूनिसेलुलर होता है तो उसको हमने प्रोटिस्टा नाम के किंगडम में पढ़ा होता है। तो आपने प्रोटिस्टा किंगडम को क्या किया है, अभी कंप्लीट कर लिया है। फिर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक बट मल्टी सेलुलर होते हैं। तो उन मल्टी सेलुलर में आपके सामने फंजाई है जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, प्लांटी है जिसको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ऐसा मैंने बताया। और फिर एक लास्ट में है एनिमेलिया, जिसको अभी अभी हमने क्या किया है, एनिमेलिया किंगडम को इंट्रोड्यूस कर लिया है, और इसे हम डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर में, जूलॉजी वाले सेक्शन में। और यहां पर जो हमारा नॉन सेलुलर्स है, तो नॉन सेलुलर्स में क्या क्या आता है, हम आज उसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं वायरस, और वायरस से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, वायरस से ही हल्के लेवल के कह सकते हो आप इन्हें, वायरॉइड्स होते हैं, उन्हें हमें डिस्कस करना है। फिर हम बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स भी एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ फॉर्म्स होते हैं। और इतनी चीजें हम नॉन सेलुलर्स की बात करेंगे। इनको नॉन सेलुलर्स को कोई जगह क्लासिफिकेशन में प्रॉपर एस्टेब्लिश है नहीं। और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लाइकेन। तो यहाँ पे जो हम टॉपिक एक अलग पढ़ने वाले हैं उसे हम लाइकेन कहेंगे। तो लाइकेन्स के बारे में भी पढ़ने वाले। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब हम जो डिस्कस करेंगे वो फाइनली हमारा लाइकेन है और ये वाला सेक्शन है। तो रेडी हो जाइए। पहले हम इसको देख लेते हैं कि वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। देखो, वायरस को कोई भी प्लेस यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नहीं दिया, तो क्या लिखा है, डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन।
इनको क्लासिफिकेशन में कोई जगह ही नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है जगह? उसका एक रीजन है, मान लो किसी में सेल ही नहीं है, नॉन सेलुलर है, तो उसे आप ना तो प्रोकैरियोटिक किंगडम में डाल सकते हो, ना तो यूकैरियोटिक में डाल सकते हो, यूनिसेलुलर में भी नहीं डाल सकते, मल्टीसेलुलर में भी नहीं डाल सकते। और जैसा हमने अभी देखा था, इन सब सेलुलर फॉर्म्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मोनेरा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, किसी में भी वायरस आपको देखने को नहीं मिल रहा। लाइकेन भी ऐसा कंडीशन है, लाइकेन क्यों नहीं क्लासिफाई किया जा सकता, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में वायरस को कोई जगह नहीं दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन सबको कोई जगह क्लासिफिकेशन में नहीं है, फिक्स ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूं नॉट ओनली वायरस, दीज, मैं यहां पे कह सकता हूं दीज लाइफ फॉर्म्स। तो दीज लाइफ फॉर्म्स, इन सभी लाइफ फॉर्म्स को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इन्हें नॉट ट्रूली लिविंग, इन्हें ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। और अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रूली लिविंग जानना चाहते हो कि वो ट्रूली लिविंग है या नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा कि दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, जिस किसी में भी सेल की स्ट्रक्चर है वो लिविंग माना जाता है। इसीलिए वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को ज्यादातर नॉन लिविंग माना जाता है, या फिर उन्हें एक इनएक्टिव या इनर्ट कंडीशन में माना जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो वायरस के लिए तो बहुत फ्रीक्वेंटली एक टर्म यूज किया जाता है, लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, है ना। तो यहां पे वही चीज है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें सेल होती नहीं है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर का है, इसमें कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस एंड वायरॉइड्स का कोई स्थान ही नहीं है। वही पुरानी वाली बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि भैया वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को या लाइकेन को क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई है। लाइकेन्स आर आल्सो नॉट प्लेस्ड इन इट, इसमें लाइकेन को भी जगह नहीं मिली है। और इनको हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हम इनको एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वायरस की बात करेंगे। तो बात है तो बात है 1892 की। तो डीजे इवानोवस्की नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा कि किसानों के टोबैको, तंबाकू के जो खेत थे, जो तंबाकू के प्लांट थे, उनकी पत्तियां पीली, हरी और धब्बेदार बन रही थी। मतलब उसमें पीलापन आ रहा था, धब्बा बन रहा था, उसको मोज़ेक कहते हैं। तो जैसे कि मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, तो मोज़ेक लीफ बन रही थी, वहां पे लीफ में चितकबरी लीफ हो जा रही थी। उस केस में उन्होंने देखा कि वहां पे कोई बीमारी हो सकती है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो सबसे पहले नोटिस किया था डीजे इवानोवस्की ने वायरस को, किसमें? टोबैको प्लांट्स के, है ना। और डिजीज कौन सी थी? टोबैको मोज़ेक डिजीज थी। तो ध्यान रखना कि ये डिजीज जो है मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट, तो इसको डिस्कवरी किसमें किया गया था? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट में किया गया था। बाद में MW बिजरेनिक नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में एक बात कही थी कि अगर मैं इस टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट्स का जूस निकालूं, इन्फेक्टेड लीव्स का जूस निकालूं और वो जूस को किसी भी दूसरे हेल्दी प्लांट की लीफ पे डाल दूं, तो उस पे भी ये सेम बीमारी हो जाती है। इसका मतलब इसको कहा गया कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम बाइबम फ्लूइडम का मतलब हो गया कि ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, पॉइजनस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, जिससे दूसरा प्लांट भी क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। इस बात से इन्हें पता चला इस बीमारी में कोई तो चीज है जो डिजीज काज कर रही है। द नेम वायरस दैट मीन्स, देखो वायरस का नाम क्या है? वायरस ही है। तो वायरस का नाम क्यों रखा गया? तो वायरस का एक्चुअली नाम होता है वीनम, वीनम या फिर पॉइजनस। तो इस तरीके से पॉइजनस फ्लूइड की तरह, मतलब पॉइजनस फ्लूइड के सेंस में इसका नाम क्या दिया गया? वायरस दिया गया। और बट ये नाम किसने दिया? पास्चर नाम का साइंटिस्ट था, एक लुइस पास्चर नाम का साइंटिस्ट हुआ, बहुत फेमस हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी को बहुत डिटेल में काम करने वाला साइंटिस्ट था भैया। डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स को ये देखने लग जाता था, माइक्रोस्कोप ले लेता था। ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, है ना। तो ल्यूवेनहॉक ने जब पहले एनिमल सेल को देखा था माइक्रोस्कोप को, खुद की बनाई माइक्रोस्कोप में, ऐसे ही रॉबर्ट हुक ने भी किया था। तो उसी पैटर्न में डिफरेंट साइंटिस्ट भी माइक्रोस्कोप को यूज करके माइक्रोबायोलॉजी को बहुत स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये पास्चर भी उसमें शामिल था। बाद में बात है 1935, जिसको हम 20th सेंचुरी कह सकते हैं, मिड 20th सेंचुरी कह सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मतलब 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो वहां पे
एक WM स्टैनले नाम का साइंटिस्ट था। WM का मतलब आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि MW बिजनिक था ना, MW बिजनिक के ही प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पे WM अगर कर देते हैं तो स्टैनले उसके आगे अगर लगा देते हैं, साइंटिस्ट का नाम लॉजिकली याद रहेगा, एक का नाम याद कर लो किसी का भी। तो 1935 में WM स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। अब ये कैसे हुआ, देखो अगर मैं कहता हूं कि एक पानी के बर्तन में बहुत सारे वायरस को ग्रो किया हुआ है आपने, है ना, या मैं यूं कह दूं कि आपके किसी भी बर्तन में बहुत सारा नमक घोल के रख दिया है आपने, और उस नमक को धूप में रख दो तो सूखते सूखते पानी तो इवापोरेट हो जाएगा, नमक के क्रिस्टल्स बच जाएंगे। सिमिलरली वायरस के केस में होता है दोस्तों, अगर आप वायरस को क्या करो, किसमें रख दो, धूप में रख दो, उसका कल्चर धूप में रख दो, तो पानी तो इवापोरेट हो जाएगा और वायरस जो होगा ना पाउडर की फॉर्म में रखा रह जाएगा। तो उसी को बोला कि MW स्टैनले ये चाह रहा था कि इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड पत्तियों को इन्फेक्ट कर रहा है, मैं इस फ्लूइड को अगर सुखा देता हूं तो इसमें जो होगा वो बच जाएगा। ऐसा करने के लिए उसने क्या किया, पहले तो फ्लूइड में बहुत सारे वायरस को ग्रो किया, कंसंट्रेटेड फ्लूइड मेंटेन किया, और फिर उसको क्या कर दिया, सुखा दिया धूप में। तो जो बचा हुआ था पाउडर की फॉर्म में वो था क्रिस्टलाइज वायरस। इसलिए जब भी वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया तो उसको लार्जली उसमें प्रोटीन देखने को मिली, मतलब जो पाउडर था, वायरस का जो क्रिस्टल्स था, वो सब कुछ कैसा था, प्रोटीन जैसा दिख रहा था, प्रोटीन दिख रहा था उसमें। ऐसा क्यों है, क्योंकि वायरस का सबसे बाहर का पार्ट जो होता है प्रोटीन की कवरिंग होती है, कैप्सिड जिसको कहते हैं, तो इस वजह से क्या दिख रहा था, वायरस प्रोटीन की कवर का दिख रहा था। तो वायरस में मोस्टली जो होती प्रोटीन होती है, क्योंकि वो कवर करती है, इसलिए वायरस ज्यादातर किसका दिख रहा था, क्रिस्टलाइज वायरस की फॉर्म कैसी दिख रही थी, प्रोटीन की दिख रही थी। वायरस में जनरली DNA या RNA अंदर होता है और बाहर से प्रोटीन इस तरीके से कवर होती है, तो ये प्रोटीन ही दिखेगी ना। तो जब भी आप वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में ड्राई करोगे तो आपको प्रोटीन ही सबसे ज्यादा मिलने वाली है। आगे बात करते हैं कि वायरस की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहा गया है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। ये जनरली किसी भी चीज से रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करते, क्योंकि ये सेल के बाहर इनर्ट रहते हैं, बिना किसी रिएक्शन के पाउडर की फॉर्म में। नॉन लिविंग को वायरस कभी इंफेक्शन कर ही नहीं सकता। उसे जैसे ही हमारी बॉडी पे आएगा, कोई ना कोई लिविंग सेल उसे क्या करेगी, या तो रिसीव करेगी या तो खुद उसमें एंटर करेगा। तो ये मोड ऑफ इंफेक्शन है कि ये लिविंग सेल्स के बाहर, तो इसमें यही कहा गया है आउटसाइड द लिविंग होस्ट सेल। लिविंग होस्ट सेल के बाहर वायरस कैसा होता है, इनर्ट और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्ट कर दे, किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर दे, तो क्या हो जाएगा, वो तुरंत ही उस सेल की पूरी मैकेनरी को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, टेक ओवर द मैकेनरी, और फिर उस सेल से अपने ही काम करवाने लग जाएगा। सेल से बोलेगा, या यूं कह दो सेल को सिग्नलिंग देगा कि वायरस के पार्टिकल्स बनाने लग जाए। तो जितने भी चीजों से वो एक वायरस की स्ट्रक्चर बनती है, वो सारी की सारी चीजें बनने लग जाएंगी, और उन चीजों के बनने के बाद में वायरस उन सारी सेल्स में फिट होकर और सेल को बस्ट करके निकलने लग जाता है। तो लास्ट में वो फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है उसी सेल के अंदर, और फिर उस सेल को किल करके वो बाहर निकल जाता है। जनरली वायरस यही करते हैं। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि एक वायरस को पूरी तरीके से एक लिविंग सेल की जरूरत होती है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। वायरस खुद से अपना मल्टीप्लिकेशन कर नहीं सकता। वायरस का न्यूट्रिशन भी देखा जाए तो कुछ है नहीं। वायरस बस किसी सेल में जाता है, अपना नंबर बढ़ाता है, सेल को खत्म करता है, निकलता है बाहर, दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। एक सेल में एक वायरस अगर जाता है तो उसमें से हजारों या लाखों वायरस निकलते हैं। इस केस में देखते हो कि थोड़े ही समय में वायरस बहुत तेजी से किसी भी सेल को, किसी भी बॉडी को खत्म कर सकता है। डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी को देख के अगर बताया जाए। तो वायरस को पूरी तरीके से एक लिविंग सिस्टम चाहिए होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटली, जो भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म टोटली पैरासाइट की तरह रहता है। वो किसी भी तरीके से अपने आप पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहता, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को कहते हैं टोटली डिपेंडेंट पैरासाइट। अब आप बताओ, यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको कि क्या आप वायरस को लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे, तो मैं कहूंगा एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस इट डजंट सीम टू बी लिविंग।
एज वेल नॉन लिविंग। ये लिविंग भी नहीं दिखता और नॉन लिविंग भी नहीं दिखता। क्यों? नॉन लिविंग कब दिखता है? जब बॉडी के बाहर रहता है, बॉडी के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं वायरस आर कनेक्टिंग लिंक, वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। तो वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं वायरस के बारे में कि एडिशन टू प्रोटीन, मतलब जनरली वायरस में प्रोटीन तो होता ही है, साथ में इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? या तो कोई ना कोई न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा। तो आप ये कह सकते हो कि वायरस में एक्चुअली में देखा जाए तो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड, आप अगर एक वायरस के इक्वेशन को समझो तो वायरस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा? डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए होगा, एंड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कवर। और इस प्रोटीन कवर को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो एक वायरस अपने आप में कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड, उसके चारों तरफ प्रोटीन की कवर या कैप्सिड होता है। वही है बात कि वायरस में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन के साथ साथ इसका न्यूक्लिक एसिड होता है, इसलिए इसका न्यूक्लियो प्रोटीन ये होती है स्ट्रक्चर। नो वायरस कंटेन्स, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कोई भी वायरस क्या नहीं होता? नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए या डीएनए तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, या तो डीएनए या तो आरएनए। इसीलिए वायरस या तो आरएनए वायरस होता है या तो डीएनए वायरस होता है। ठीक है? वायरस वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से, क्योंकि ये पास हो जाते हैं, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। वायरस जो होते हैं क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, इसलिए वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया से बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जैसे प्रूफ फिल्टर लगाओगे बैक्टीरिया का तो बैक्टीरिया तो रुक जाएगा लेकिन वायरस पास हो जाएगा उससे। आप ये समझ सकते हो कि ये गेट है, उसमें बहुत छोटे छोटे निकलने के लिए जगह है, तो उसमें से बच्चे निकल जाते हैं लेकिन बड़े लोग नहीं निकल पाते हैं। ऐसा ही कुछ मान लो कि बैक्टीरिया साइज में बड़ा होता है वायरस से, वो नहीं निकल पाता है लेकिन वायरस उसमें से पास हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में से वायरस पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया पास नहीं होते हैं। इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड। आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू नाम की बीमारी अगर है तो आप समझ लो वायरस है। एड्स, जो ह्यूमन में एड्स होता है वो भी एक वायरस की ही देन है, उससे डिजीज होती है। आप देखो कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि प्लांट्स में अभी अभी हम पढ़ रहे थे कौन कौन सी, तो यहाँ पे एक देखो मोजैक डिजीज है, मोजैक डिजीज है, लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, है ना, लीफ येलोइंग, लीफ जो होती है पत्ती पीली हो जाती है, या ऐसे ऐसे रोल हो जाती है, या फिर ऐसे 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 कर्ल हो जाती है। तो ये सारी की सारी डिजीजेस वायरस से होती हैं, है ना। ड्वार्फिंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सारी की सारी प्लांट डिजीजेस आपको याद करके क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सारे के सारे फीचर प्लांट डिजीजेस के हैं जो वायरस से होती हैं। तो आप कह सकते हो कि ये प्लांट वायरस डिजीजेस हैं। कौन कौन सी? मोजैक, लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग, क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये ध्यान रखने की बात है। जनरली, अगर हम जनरली बात करें तो वायरस कैसा हो सकता है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा समीकरण समझो कि देखो, अगर हम यहां पे वायरस की बात करें तो वायरस या तो क्या होगा? डीएनए वायरस होगा, तो इसमें डीएनए वायरस होगा अगर, और इसमें होगा आरएनए वायरस, या तो कैसा होगा? आरएनए वायरस हो सकता है। तो देखो, डीएनए वायरस जो होता है ये हमेशा कैसा होता है? डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इसका एग्जांपल क्या है? तो ये वायरस किसमें होता है? बैक्टीरिया में भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, और यहां पे क्या है? एनिमल वायरस।
जो एनिमल को इन्फेक्शन करते हैं। तो डीएनए वायरस या तो बैक्टीरियल वायरस होगा और या फिर एनिमल वायरस होगा, लेकिन ये हमेशा कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। और जब हम बात करते हैं आरएनए वायरस की, तो आरएनए वायरस या तो कैसा होगा, आरएनए वायरस कैसा होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। और ऐसा केस देखने को मिलता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस या डबल स्ट्रैंडेड वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस जो होता है ये मोस्टली प्लांट्स में होता है। किसमें होता है, प्लांट्स में। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस किसमें होगा, प्लांट्स में। इसीलिए यहां पे जो मेंशन है कि अगर आप प्लांट वायरस की बात करोगे तो वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखने की बात है कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें होगा, प्लांट में। अच्छा, जो डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है ये एनिमल्स में भी होता है। तो इसका एग्जांपल है एनिमल वायरस। तो आपने क्या नोटिस किया कि एनिमल को इन्फेक्शन करने वाला वायरस, एनिमल को इन्फेक्शन करने वाला वायरस कैसा हो सकता है, एनिमल को इन्फेक्शन करने वाला वायरस डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है डीएनए। लेकिन कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ज्यादातर केस में क्या नहीं होगा, एनिमल वायरस नहीं होगा। ये डिपेंड करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अगर होगा तो प्लांट्स में होगा। ये सारे के सारे जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, और एनसीईआरटी के फैक्ट्स को इसलिए ध्यान में रखते हुए इन वायरस के क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना। अगर आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान रख लो, इन जनरल प्लांट वायरस कैसे होते हैं, तो इन जनरल प्लांट वायरस कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, पहली बात। फिर की है जो एनिमल वायरस होते हैं, जो एनिमल को इन्फेक्शन करते हैं, वो कैसे होते हैं, जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपको यहां पे देखने को मिला कि एनिमल में जो ये प्लांट्स में हो रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ये एनिमल में भी होगा। तो एनिमल वायरस कैसे हो सकते हैं कि एनिमल वायरस डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। मतलब एनिमल वायरस कई फेज में होगा। तीनों टाइप के वायरसेस एनिमल को इन्फेक्शन करते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की बात है। तो एनिमल की केस में सारे टाइप के वायरस उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, ऐसा समझ में आया हमको। आगे क्या है, बैक्टीरियल वायरस हमेशा कैसे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड वायरस ही होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होंगे। तो जनरली ये आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ही मिलेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज आपको एक वायरस होगा जो गंगा रिवर में क्लेम किया जाता है कि उसमें पहले प्रेजेंट होता था। आज भी कभी गंगा पानी में अगर आप देखोगे तो उसमें बैक्टीरियोफेज होता है जो जनरली वहां पे बैक्टीरिया को खाता रहता है। इस वजह से गंगा का पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं या बैक्टीरिया नहीं ग्रो होते, ऐसा मानते हैं। तो ये काफी ज्यादा हद तक सही भी है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया को खाने वाला कोई वायरस होगा तो बैक्टीरिया तो ग्रो हो नहीं पाएगा। इस केस में बैक्टीरियोफेज वायरस एक ऐसा ही सूटेबल एग्जांपल है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। तो बैक्टीरियल वायरस जैसे कि हमने यहां पे मेंशन किया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं देखने को मिल रहा है। आरएनए के दो वर्जन है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड में सिर्फ बैक्टीरिया वायरस आएंगे और एनिमल वायरस भी आएंगे। तो आप कह सकते हो एनिमल वायरस कैसा भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बट डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो जो प्रोटीन कोट होती है वायरस के ऊपर उसको हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड की यूनिट मतलब कैप्सिड एक प्रोटीन की कवर है वायरस के ऊपर। किससे मिलके बनी होती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स जिनको कैप्सोमियर्स कहते हैं उनसे मिलके बनी होती है। कैप्सोमियर ऐसा एग्जाम्पल देखो ध्यान में रखना, कैप्सोमियर है कैप्सिड क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। डीएनए के जो वायरस है, वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, तो ये मान लो प्रोटीन कोट है, तो ये प्रोटेक्ट कर रही है किसको, इसको न्यूक्लिक एसिड को। तो ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अच्छा, अब वायरस का शेप कैसा हो सकता है, तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस की शेप कैसे होगी। तो वायरस की शेप आप इस पे अगर कभी भी क्वेश्चन देखना नीट में या किसी भी एग्जाम में, तो वायरस की शेप कैसी हो सकती है, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकली
डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इसमें स्फेरिकल हो सकता है, इसमें कोई क्यूबॉइड शेप का भी हो सकता है या क्यूब शेप का भी हो सकता है, या फिर इसमें पॉलीगोनल, तो ये पॉलीगोनल शेप का भी हो सकता है। कई तरीके से वायरस का शेप हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस बात पे। वायरस शेप इज जियोमेट्रिकली डिफरेंट टाइप, और किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कैप्सिड एंड अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर। तो जो इसकी कैप्सिड जिस चीज से बनती है, कैप्सोमियर से बनती है, तो कैप्सिड जो होती है कैप्सोमियर से बन रही होती है, तो कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट्स के हिसाब से ही कैप्सिड बनती है, और उसी कैप्सिड का शेप या तो स्फेरिकल या तो क्यूबॉइड या क्यूबल शेप का, और इस तरीके से बनता रहता है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप का बनता रहता है। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और बहुत सारी डिजीजेस हैं जो वायरस से होती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वायरस की डिजीजेस कौन कौन सी हैं। तो वायरस की डिजीजेस यहाँ पे देख लेते हैं, कई सारी। तो यहाँ पे आपको लिखना है वायरस डिजीजेस। तो वायरस डिजीज में आप देखो, एक होती है हर्पीस। हर्पीस वायरस होता है जो ह्यूमन या एनिमल्स में इंफेक्शन करता है। फिर एक आ जाता है हमारा इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का मतलब ये कई फ्लू लाइक के वायरस है इन्फ्लुएंजा में, जैसे कि कोरोना वायरस, राइनो वायरस। राइनो वायरस जनरली हमको कॉमन कोल्ड वगैरह होता रहता है। तो कोरोना वायरस का ही एक वर्जन था जिसको हम बोलते हैं सार्स, SARS, सार्स। तो सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक डिजीज है सार्स। तो सार्स कोव 2, तो आपको पता है सार्स कोव 2 नाम की एक आपको कोविड-19 जिसको हम कहते हैं सार्स कोव 2, ये वायरस का वर्जन था जिसकी वजह से कोविड-19 हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कोरोना वायरस से ही वो निकला हुआ वायरस था, कोरोना वायरस का ही म्यूटेंट वर्जन था। ऐसे ही बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे आपको पॉक्स वायरस देखने को मिलेगा। तो पॉक्स वायरस में कई सारे होते हैं, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसे बहुत सारे वायरस होंगे जो पॉक्स फैमिली के वायरस होंगे। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने होंगे। जैसे आपको पता होगा एक HIV वायरस होता है, तो HIV वायरस से एड्स जनरेट हो रहा होता है। हेपेटाइटिस वायरस होता है, तो हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस। तो आप क्या करोगे ना कि टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, हेपे का मतलब होता है लीवर, तो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी वायरस काज करता है। हेपेटाइटिस बहुत भयंकर बीमारी है। और अब अगर आप देखोगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप इन सारे वायरल डिजीजेस को डिटेल में डिस्कस कर पाओगे जूलॉजी के सेक्शन में। तो अवेयर रहना है आपको, एक दूसरे चैप्टर से कनेक्ट जरूर कर लेना है, ताकि कोई चीज ये मत कहना कि हमने वायरस जो थे सिर्फ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। नहीं भाई, उसकी बहुत सारी डिजीज आप कहां पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो आगे आ जाते हैं कि वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं वायरस से थोड़े अलग और वायरस से काफी छोटे। तो 1971 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध वाला मैटर चल रहा था, ठीक है ना, 71, मतलब हमारा इंडिया किसी वॉर में था, और उस वॉर के टाइम पे T.O. डीनर नाम का एक साइंटिस्ट था जो डिस्कवरी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। उसने देखा कि एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो है इस दुनिया में उसे देखने को मिला, जो क्या कर रहा था, पोटैटो प्लांट में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज कर रहा था। तो वो एक्चुअली पोटैटो का या तो व्यापारी से कनेक्टेड होगा या कुछ भी होगा, पोटैटो में होने वाली बीमारी को रिसर्च कर रहा था। तो उसको पता चल गया भाई कि पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर नाम की डिजीज जो हो रही है वो वायरस से नहीं हो रही है, ये कोई वायरस जैसा ही बट वायरस से काफी छोटा। अच्छा, उसने कैसे पता लगा लिया कि वायरस से छोटा, क्योंकि जिस भी चीज में वायरस दिख रही थी उसको, तो वो चीज वायरस तो आइडेंटिफाई होता है जिस चीज में, उस चीज में या उस टेक्निक में या उस मशीन में क्या नहीं दिख रहा था, वायरस ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे ही पता चलता है कोई चीज किससे छोटी है किससे बड़ी है। तो उसने यही देखा कि वायरस से छोटे होते हैं और कुछ नहीं, दीज आर जस्ट द फ्री RNA फ्रेगमेंट्स। बड़े ताजुब की बात है, कोई ऐसा RNA का फ्री टुकड़ा भी एक पैथोजन हो सकता है, डिजीज काज कर सकता है। तो बिल्कुल ये काफी हद तक सही है, क्योंकि अपने आप में RNA एंजाइम का भी काम करता है, न्यूक्लिक एसिड का भी काम करता है, RNA बड़े सारे लेवल पे काम करता है।
आरएनए एक अपने आप में पैथोजन की तरह भी काम कर ही रहा है यहां पे। तो वायरॉइड्स क्या है? जस्ट आरएनए फ्रेगमेंट्स, आरएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो इन आरएनए फ्रेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट काफी लो होता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि जो होता है वायरॉइड्स का आरएनए, द आरएनए ऑफ द वायरॉइड क्या है? लो मॉलिक्यूलर ऑफ वेट का है, बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो ये था हमारा वायरॉइड्स। अब आगे बात करते हैं लाइकेंस। लाइकेंस एक क्या है? एक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हम रिवीजन की इस सीरीज में चल रहे हैं, तो हमारी स्पीड जो है नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा है। हो सकता है आपके कुछ डाउट्स रह जाते हो, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। और हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसको अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो काफी इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, और वो प्रैक्टिस आपको क्या करेगी? स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बूस्ट करेगी। और उसी टेस्ट सीरीज में जब आगे हम फुल टेस्ट का भी एक सीरीज रखेंगे, तो उसमें पीवाईक्यूज और ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, तो आपको काफी एक बेटर कॉम्बिनेशन मिल पाएगा। अगर आप यूट्यूब से कनेक्ट हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को जो नीट में आ सकते हैं हमें हेल्प करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो जरूर आपको गूगल प्लेलिस्ट से जाके आपको हॉरिजन एकेडमी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। अगर नहीं तो दिए गए नंबरों पे आप उसे कांटेक्ट भी करें। आगे लाइकेन मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ये। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाइकेन एल्गी है कि फंजाई है। तो प्रॉब्लम यही तो है कि लाइकेन को ना तो एल्गी में रखा जा सकता है जो कि प्लांट्स में आता है, और लाइकेन को ना तो फंजाई में रखा जा सकता है जो अलग किंगडम है। इसीलिए तो मैंने कहा कि लाइकेन को किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में फिट नहीं रख पाते, इसलिए लाइकेन अलग होता है। तो लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल टू ईच अदर। इसको आप म्यूचुअलिस्टिक भी कह सकते हो, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन भी कह सकते हो आप इसको। तो कहीं पे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन के लिए आएगा, आप उसे करेक्ट टिक करोगे। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, सही बात है भाई। एल्गल कंपोनेंट जो होता है आपको पता है, एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। द टर्म फाइको एक्सप्लेन्स द एल्गी। एल्गी को ग्रीक एंड लैटिन वर्जन में क्या कहते हैं? फाइको कहते हैं। तो इसलिए फाइकोबियोंट, तो एल्गी अपने आप में फाइकोबियोंट होती है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, फूड प्रोड्यूस करती है, और उस काम को बहुत अच्छी तरीके से फंगल कंपोनेंट क्या करता है? यूज कर लेता है, जिसको हम माइकोबियोंट कहते हैं। तो फंगस जो भी होती है वो एल्गी के फूड और ऑक्सीजन को अच्छे से यूज करती रहती है, बदले में एल्गी को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो फाइकोबियोंट मतलब कि एल्गी कैसी होती है? ऑटोट्रॉपिक होती है। माइकोबियोंट कैसा होता है? हेटरोट्रॉपिक होता है, मतलब फंजाई हेटरोट्रॉपिक होती है, एक दूसरे से फूड एक्सचेंज करते हैं। इसी बिहेवियर ऑफ एक्सचेंजिंग द फूड मटेरियल्स एंड हेल्पिंग टू ईच अदर सर्वाइविंग इज कॉल्ड द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। एल्गी जो होती है फूड एंड ऑक्सीजन बनाती है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करती है? प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो फंजाई का काम होता है कि बहन एल्गी जब तक टू फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तब तक मैं क्या करती हूं? मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स तेरे लिए एब्जॉर्ब कर लूंगी और तुझे रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करूंगी। इस तरीके से एल्गी और फंजाई साथ साथ ग्रो होते हैं। और आपने देखा होगा नॉन पोल्यूटेड एरिया जहां पोल्यूशन नहीं होता है वहां पे लाइकेन ग्रो होते हैं। और अगर आपके सिटी में पोल्यूशन है तो लाइकेन को भूल जाइए, लाइकेन बड़े पवित्र हैं, ये प्योर जगह पे ही ग्रो होते हैं जहां पोल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए लाइकेन को पोल्यूशन का इंडिकेटर भी माना जाता है, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते हैं। अब एक बात है इंपॉर्टेंट यहां पे कि अगर हम इमेजिन करें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, इसका ये मतलब है, इस लाइनों का मतलब ये हो रहा है भाई कि अगर आपने कभी लाइकेन को देख भी लिया
तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ में ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बहुत क्लोजली ग्रो होते हैं, एक दूसरे में गुत्थी की तरह उलझ कर ग्रो होते हैं, मिक्स होकर ग्रो होते हैं। फिर लाइकेन जो होते हैं बहुत गुड पोल्यूटन इंडिकेटर होते हैं, पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहां पर हो जाता है खत्म। और अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली मैंने एनिमल किंगडम तो आपको क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंजाई के बारे में पढ़ लिया है, हाँ फंजाई के बारे में पढ़ लिया है। फिर क्या बचता है, देखो एनिमलिया किंगडम, फंजाई किंगडम भी पढ़ लिया। उससे पहले अब हम प्लांट किंगडम जो होता है हमारा, तो प्लांट किंगडम मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 3 में हम इसे पढ़ेंगे। एनिमलिया को हम चैप्टर नंबर 4 में और डिटेल में पढ़ेंगे। और जब हमारा आता है मोनेरा प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा भी हमने कवर कर लिया है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बायोलॉजी है अपने आप में, तो ये प्रोटिस्टा भी कंप्लीट हो गया है। मोनेरा जो अपने आप में क्या है, मोनेरा अपने आप में क्या प्रोकैरियोटिक है, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। तो ये मान सकते हो कि एनिमलिया, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, प्लांटी को हम चैप्टर नंबर डिटेल में पढ़े। चैप्टर नंबर 3 हमें पढ़ना पड़ेगा मोनेरा और फिर प्रोटिस्टा। और यहां पे हमने बात कर ही ली है नॉन सेलुलर्स की। और इसमें एक चीज जो रह जाती है वो ये रह जाती है कि जब भी आप बात करते हो नॉन सेलुलर्स में, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको हम कहते हैं प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। तो आप इन्हें क्या कहोगे, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये आपको काउ मैड डिजीज काज करते हैं। काउ मैड डिजीज काज करते हैं, जो क्या है, काउ मैड डिजीज जो है ये है एनालोगस। काउ मैड डिजीज जिसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म बोवाइन इंसेफेलोपैथी, SBE। तो काउ मैड डिजीज या SBE, तो SBE क्या है, काउ मैड डिजीज है, जिसका मतलब है स्पॉन्जीफॉर्म बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है कैटल्स वगैरह। इंसेफेलोपैथी तो स्पॉन्जीफॉर्म बोवाइन इंसेफेलोपैथी नाम की जो डिजीज है, दैट इज काउ मैड डिजीज। ये काज करता है कौन, प्रियॉन काज करता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, SBE ये क्या है, इज एनालोगस। ये बीमारी किसके एनालोगस है, एनालोगस का मतलब है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट है ना, रीजन में डिफरेंट है, लेकिन क्या होगा, फंक्शन में सेम होगी। जिस तरीके से गाय पागल हो जाती है, उसी तरीके से ये SBE क्या है, एनालोगस टू क्रोमियम जैकब डिजीज। तो इसका ध्यान रखना, जैकब डिजीज, क्रोमियम जैकब डिजीज। तो क्रोमियम जैकब डिजीज किसको होती है, ह्यूमन को होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन भी पागल हो जाता है। तो वही समझ सकते हो, क्रोमियम की वजह से क्रोमियम जैकब डिजीज जो होती है, उसके ही एनालोगस बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स आपको BSc के देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना, SBE स्पॉन्जीफॉर्म बोवाइन डिजीज ऑफ काउ क्या करेगी, एनालोगस होगी क्रोमियम जैकब डिजीज। और एक क्रोमियम जैकब डिजीज किसकी होती है, ऑफ ह्यूमन, ये ह्यूमन में होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि क्रोमियम जैकब डिजीज ह्यूमन में होती है, बट SBE किस में होती है, ये काउ में होती है। तो स्पॉन्जीफॉर्म बोवाइन इंसेफेलोपैथी काउ में होती है। और ये SBE कौन काज करता है, प्रियॉन्स काज करते हैं। क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। तो आपको 1, 2 और 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ताकि आप इस क्वेश्चन को, प्रियॉन पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, कंफ्यूज ना हो। अब यहीं पे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ध्यान रखना कि नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्लांटी किंगडम।
तो प्लांटी किंगडम को हम डिटेल करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से, और इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, रिवाइज करने की कोशिश करना, टेस्ट सीरीज में सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर्स पे, प्रोवाइडेड हेल्प पे जरूर कांटेक्ट करना और हमसे जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होना चाहिए। थैंक यू।